नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आकृतिस किचन कॉर्नर में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बिल्कुल मार्केट जैसा चूड़ा। जी हाँ, ये जो पतले पोहे होते हैं ना, मैंने उसका चूड़ा बनाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक छन्नी ले ली है और नीचे एक बड़ा सा बर्तन रख लिया है। मैंने यहाँ पर जो पतला पोहा होता है ना, मैंने उसका इस्तेमाल किया है। पतला पोहा लेके हमें उसे पहले छान के लेना है। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो हमें उसे छानना है। और मैंने यहाँ पर देखो पतला पोहा 500 ग्राम लिया है। 500 ग्राम का हम चूड़ा बनाने वाले हैं। तो देखिए मैं इसे छान रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि इसको छानने के पीछे का रीज़न, ये जो टूटे हुए पार्टिकल्स जो हमारे पतले पोहे के निकल रहे हैं ना, ये हमें निकालने हैं। बस इसीलिए हमें उसे अच्छी तरीके से छान के लेना है। आप देख सकते हैं कितने सारे निकल रहे हैं, ये देखिए। तो इसे अच्छे से छान लेने के बाद एक भारी तले की कढ़ाई मैंने गरम करने के लिए रख दी है। और हम पहले आधा हिस्सा, सारा एक साथ नहीं डालेंगे, आधा हिस्सा पहले डालेंगे और उसे अच्छे तरीके से ड्राई रोस्ट करना है हमें। ड्राई रोस्ट का मतलब होता है हम इसमें तेल, घी, वनस्पति घी कुछ भी नहीं डालेंगे। बस ऐसे ही सूखे से हम उसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से, ताकि वो क्रंची हो जाए। क्योंकि पतला पोहा पहले थोड़ा नरम होता है ना, तो हमें कुरकुरी, एकदम कुरकुरा होना चाहिए ना हमारा जो चूड़ा है, बिल्कुल कुरकुरा। इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले उसे ड्राई रोस्ट करेंगे बिना कुछ भी डाले, हम उसे 2 हिस्सों में। तो ये देखिए मैंने एक हिस्सा ड्राई रोस्ट करने के लिए रख दिया है। स्लो फ्लेम पे करना है, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना है। आप लो टू मीडियम फ्लेम पर रख के इसे भून सकते हैं, यानी रोस्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने इसे तेज़ आंच पे किया तो आपके जो पतले पोहे हैं वो जलने के चांसेस है। बस इसीलिए हमें इसे लो टू मीडियम के बीच में करना है। एक बार भून लेने के बाद वापस से उसी छन्नी में मैंने उसे डाल दिया। और अब हम इसे फिर से छानेंगे। क्योंकि जब हम करछी चलाते हैं ना, जब हम चम्मच से पोहा को इधर उधर हिलाते हैं, तब क्या होता है कि उसके कुछ हिस्से टूट जाते हैं। इसलिए हमें उसे वापस से छानना होता है। मैं फिर से इसे छानूंगी, आपको दिखाऊंगी। ये देखिए, देख रहे हैं आप कि कितने सारे उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो कण है वो निकल रहे हैं। तो बस इसीलिए हमें इसे 2 बार छानना पड़ता है, एक बार रोस्ट करने से पहले और दूसरी बार रोस्ट करने के बाद। तो एक हिस्सा मैंने जिस तरीके से कर लिया है, सेम उसी तरीके से हम इसका जो दूसरा हिस्सा है वो भी कर लेंगे। याद रखिएगा दोस्तों कि मैंने सिर्फ 500 ग्राम, मैंने आपको दिखाया भी है कि यहाँ पर 500 ग्राम पतला पोहा मैंने इस्तेमाल किया हुआ है। तो चलिए अभी ये तो मैंने कर लिया, अभी दूसरा हिस्सा भी मैं डाल देती हूँ। तो देखिए दूसरा हिस्सा भी मैंने डाल दिया। अभी सेम प्रोसीजर है, कोई चीज़ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम ही तरीके से हमें इसे भी ड्राई रोस्ट कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम पर। और फिर से हम उसे उसी तरीके से छानेंगे जिस तरीके से हमने पहला वाला छाना था। दूसरी और एक चीज़, इसके लिए पतला वाला पोहा ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि उससे जो चूड़ा है ना हमारा, वो बहुत क्रंची सा बनेगा, इसीलिए। तो ये देखिए मैंने उसे हटा लिया है। अब वही कढ़ाई का मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, लेकिन इसके ऊपर जो डस्ट पार्टिकल्स लगे हैं, तो एक कपड़े की मदद से हम उसे क्लीन कर लेंगे। या फिर आप अगर चाहो तो किसी और कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे एक भारी तले की कढ़ाई चाहिए, इसलिए मैंने इसी कढ़ाई का इस्तेमाल किया है। अब जब ये कढ़ाई गर्म है तभी हम इसमें लगभग 100 ml के करीब डाल देंगे, नॉर्मल जो हम खाने के लिए रिफ़ाइंड ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो। इसके अंदर घी भी नहीं पड़ेगा, वनस्पति घी भी नहीं पड़ेगा, नॉर्मल जो रिफ़ाइंड ऑयल होता है बस वही पड़ेगा। अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं लगभग 150 से 200 ग्राम कच्ची मूँगफली, यानी कि सिंगदाना। तो यहाँ पर मैंने सिंगदाना डाल दिया है। अब ये जो कढ़ाई थी वो काफ़ी गर्म थी, इसीलिए जैसे ही मैंने उसके अंदर तेल डाल दिया, तेल भी काफ़ी हद तक गर्म हो चुका था। अब हमें क्या करना है, इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे भूनना है। याद रखिएगा दोस्तों कि इसको जलाना नहीं है, हमें उसे लगातार बीच बीच में चलाना है। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया ना। तो बस अब हम इसे एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, छान के निकालना है। एक्सेस ऑयल रह भी गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें इसे छान के निकाल लेना है। और ये जो सारा भूनने का प्रोसेस है, तेज़ आंच पे बिल्कुल भी नहीं करना है। हर एक चीज़ हमें स्लो फ्लेम पर ही करनी है, नहीं तो क्या हो जाएगा कि ऊपर से जो है ना ये पूरा काला काला हो जाएगा और दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगेगा। और अंदर से हमारी जो मूंगफलियां हैं ना वो कच्ची रह जाएंगी। तो बस इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप मूंगफली उसे भुनें तो लो फ्लेम पर भुनना है, ज़्यादा तेज़ आंच पर बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए मैंने जितनी भी मूंगफलियां थी उनको सारे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे डालिया, यानी कि जो चटनी बनाने के लिए, नारियल की चटनी बनाने के लिए जो डालिया होता है ना, ये एक्चुअली रोस्टेड चना ही होता है, रोस्ट किया हुआ चना, उसका इस्तेमाल करेंगे। वो भी मैंने लगभग 1 कटोरी लिया है। वज़न से अगर मैं बोलूँ तो 50 से लेके 70 ग्राम
और उसे भी हमें भूनना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस उसके अंदर का कच्चापन है वो निकल जाए। वो निकलने के बाद हम उसे फिर से उसी बर्तन में डालेंगे जिसके अंदर हमने रोस्ट की हुई यानी तली हुई मूंगफलियाँ, यानी कि जो सिंगदाना है ना, जिस बर्तन में हमने निकाला है बस उसी बर्तन में डालना है। इसके लिए हमें अलग से कोई बर्तन निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम इसके अंदर डालेंगे जो सूखा नारियल होता है, ड्राई कोकोनट, उसको मैंने पतला पतला काट लिया है, आप देख सकते हैं किस तरीके से काटा है। और इसे भी हमें फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक बस। और सूखे नारियल का इस्तेमाल करना है, टेंडर कोकोनट यानी कि जो कच्चा नारियल होता है उसका नहीं, पूरी तरीके से सूखा नारियल। लगभग 100 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर सूखे नारियल का इस्तेमाल किया है। आप इसे पतला स्लाइस करके 2 से 3 मिनट में वो अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाते हैं। तो वो होने के बाद आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने एक ही तेल में सारी चीज़ों को फ्राई किया है, अलग अलग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अभी ये भी हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे तड़का। तड़के के लिए हम सबसे पहले डालने वाले हैं सरसों यानी कि राई। तो राई जैसे ही चटकने लगे, क्योंकि तेल काफ़ी गर्म है, जैसे ही राई हमारी चटकने लगे, अच्छे से चटकनी चाहिए, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे हरी मिर्च और कड़ी पत्ते। अभी हरी मिर्च डालनी कितनी है, तो भाई जितना तीखा आप पसंद करते हो उसके अकॉर्डिंगली आप हरी मिर्च और कड़ी पत्ता डालेंगे। अभी जैसे ही मैं हरी मिर्च तेल में डालूंगी उसका सारा का सारा तीखापन तेल में आ जाएगा। साथ ही साथ हम उसके अंदर डालने वाले लगभग 1 से 1.5 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर तेल में डालने से फ़ायदा यह होता है कि उसका जो कलर है वो बहुत अच्छा निखर के आता है। तो बस 1 से 1.5 चम्मच के करीब ही हमें हल्दी पाउडर डालनी है, उससे ज़्यादा नहीं। अच्छी तरीके से वो भी रोस्ट हो जाए, हल्दी रोस्ट हो जाए, तब हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। नमक हम डालेंगे स्वाद के अनुसार, लेकिन पहले शुरुआत में नमक हमेशा कम डालिएगा, क्योंकि अगर कम हो तो हम बाद में डाल सकते हैं, इसलिए ज़्यादा नमक नहीं डाला है। मैंने 2 छोटे चम्मच के करीब नमक डाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने डाले हैं सफ़ेद तिल, यानी कि जो सेसेमे सीड्स होते हैं वाइट कलर के, 2 चम्मच मैंने वो डाल दिए हैं। जब सारी चीज़ें अच्छे से भुन जाए ना, मिर्ची, कड़ी पत्ता, हल्दी, नमक, उसके बाद हम डालेंगे सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल को हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, नहीं तो वो जल जाएंगे और फिर वो कड़वा सा स्वाद लगेगा, इसलिए हमें उसे ज़्यादा नहीं भुनना। बस डालने के 30 सेकेंड तक हमें उसे लगातार हिलाना है। आप देख सकते हैं कि मैंने 1 मिनट के लिए भी करछी छोड़ी नहीं है, लगातार उसे हिलाना है। और फिर उसके बाद हमने जो भी रोस्ट की हुई चीज़ें हैं ना, जैसे कि मूंगफली, सिंगदाना और जो हमने कच्चा नारियल, जो सूखा नारियल है वो, और डालिया, उसको रोस्ट किया है ना, वो भी हम इस तड़के में डाल देंगे, ताकि इसे भी बहुत अच्छी तरीके से नमक और हल्दी का फ्लेवर आ जाए। ये हो जाने के बाद अब हमने जो पोहा जिसको हमने रोस्ट करके रखा था, ड्राई रोस्ट, वो हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। सारा का सारा एक साथ बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है। इवन जब हमने इसे फ्राई किया था, ड्राई रोस्ट किया था, तब भी हमने थोड़ा थोड़ा करके किया था। वैसे ही हमने एक बैच तो पूरा डाल दिया है और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से पहले कर लेंगे मिक्स। एक बार ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, फिर उसके बाद जो बचा हुआ पोहा है हमने जिसको अच्छे से भून के रखा था, वो हम धीरे धीरे करके डालेंगे दोस्तों, एक साथ नहीं। गैस का जो फ्लेम है अभी भी चालू है, गैस मैंने बंद नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा बैचेस में, यानी हिस्सा कर करके हम उसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। एक साथ डालेंगे तो वो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा, चारों तरफ टेस्ट नहीं लगेगा, बस इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अभी भी गैस का फ्लेम हमारा बिल्कुल ऑन है, मैंने गैस का फ्लेम बंद नहीं किया। सारी चीज़ें एक बार मिक्स कर लेने के बाद अब देखिए मैंने उसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा कलर आया है। थोड़ा सा टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने उसके ऊपर डाल दिया है किशमिश। मैंने तो गोल्डन यानी कि जो नॉर्मल किशमिश होता है वो डाला है। अगर आप चाहो तो आप इसमें जो काले किशमिश होते हैं ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डालने के बाद अभी देखिए इसके अंदर एक चीज़ और डालनी है, वो है चिवड़ा मसाला। तो ये देखिए मेरे पास ये सुहाना का चिवड़ा मसाला है। वैसे आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो आप इसमें डालें, लेकिन सच मानिएगा दोस्तों, चिवड़ा मसाला डालने से ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो देखिए मैंने पूरा पैकेट नहीं डाला है, ये जो पैकेट है लगभग 100 ग्राम के करीब है, और मैंने इसके आधे से भी कम यानी 1 से 2 चम्मच डालना है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डालो या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हो। अभी हमारा जो पोहा है बिल्कुल ठंडा हो गया है। ठंडा हो जाने के बाद ही हम इसके अंदर डालेंगे पीसी हुई चीनी। ये बात हमेशा याद रखना कि चिवड़ा में जब हम पीसी हुई चीनी डालते हैं तब वो पूरी तरीके से ठंडा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारी जो चीनी है वो पानी छोड़ने लगेगी और हमारा ये जो चिवड़ा है वो क्रिस्पी होने की जगह
एकदम नरम नरम सा हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा कि पीसी हुई चीनी आप स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो देखा आपने कितना आसान है ना मार्केट जैसा चिवड़ा बनाना। तो बस इसी तरीके से दिवाली पर आकृतिस किचन कॉर्नर की सारी रेसिपीज़ बना लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा।